हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं ट्रीटाइज ऑन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पार्ट सेकंड बाय प्रोफेसर अशोक कुमार दास। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे डिफ़िकल्ट डिसीज़ेज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। डिफ़िकल्ट एंड इनक्योरेबल डिसीज़ेज़। तो डिफ़िकल्ट और इनक्योरेबल डिसीज़ेज़ क्या होती हैं? डिफ़िकल्ट डिसीज़ेज़ कौन कौन सी होती हैं? वन साइडेड डिसीज़, जिसके बारे में हम पढ़ चुके थे पार्ट सेकंड में। डिसीज़ेज़ विद ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स, ऐसी डिसीज़ेज़ जिनके ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिंग डिसीज़, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। मिक्स्ड मियास्मेटिक डिसीज़ेज़, ठीक है। तो फर्स्ट वन साइडेड डिसीज़ क्या होती है, हमने क्या पढ़ा था, जिसमें कुछ ही सिम्टम्स होते हैं और वो चीफली कैसे होंगे, सोरिक ओरिजिन के होंगे। पेशेंट की द पेशेंट मैलिटी हैज़ टू साइड, दो साइड होंगी। वन साइड बीइंग मैनिफेस्टेड व्हेन द अदर साइड इज़ नॉट, मतलब एक साइड जब दिखेगी तो दूसरी साइड नहीं दिखेगी। मतलब एक टाइम पे एक ही साइड मैनिफेस्ट होगी, एक ही साइड के सिम्टम्स दिखेंगे। हमने देखा था कि जब फिजिकल सिम्टम्स दिख रहे थे तो जो मेंटल सिम्टम्स थे वो सप्रेस हो जा रहे थे, और जब मेंटल सिम्टम्स निकल के आ रहे थे तो फिजिकल सिम्टम्स की स्ट्रेंथ कम हो जा रही थी। तो ये वन साइडेड डिजीज़ होती हैं। उनका ट्रीटमेंट हम पढ़ चुके हैं पार्ट सेकंड में इस सब के बारे में। अब है डिसीजेज विद ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स। कौन सी डिसीजेज होती हैं ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स जिसके होते हैं ऑल्टरनेटिंग डिसीजेज? आई सिम्टम्स में प्रेजेंट व्हेन द स्टमक सिम्टम्स आर एब्सेंट। जब आई सिम्टम्स आएंगे तो स्टमक सिम्टम्स नहीं आएंगे। In that case, euphrasia may be more sharply related to the eye symptoms than the antisoric that fits the whole case. तो ऐसे केस में आई यूफ्रेजिया हम देंगे, क्योंकि जब आई सिम्टम्स हैं तो स्टमक सिम्टम्स नहीं है। तो एंटीसोरिक जो मेडिसिन फिट होगी उसमें यूफ्रेजिया होगी। बट इट शुड बी रिमेंबर दैट देयर इज वन एंटीसोरिक दैट इज मोर सिमिलर टू द होल पेशेंट दैन दीज स्पेशल रेमेडीज, बिकॉज इट इज़ बेटर फिटेड टू जनरल। तब हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि और भी एंटीसोरिक हो सकती है जो पूरे पेशेंट से उस स्पेशल रेमेडी, मतलब उस पूरे पेशेंट के केस से सिमिलर हो, और वो स्पेशल रेमेडीज जो हम दे रहे हैं उससे बेटर फिट हो सके उसमें। द ऑफनर वी प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिम्टम्स द वर्स it is for our patient, because it tends to revert the constitutional state upon the patient and to make him incurable. जितनी जल्दी जल्दी हम मतलब सिम्टम्स के ग्रुप देखकर हम प्रिस्क्राइब करते जाएंगे उतना ही बुरा होता जाएगा हमारे पेशेंट के साथ, क्योंकि उसकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है पेशेंट की वो और बेकार होती जाएगी और उसे इनक्योरेबल बना देगी। सो प्रिस्क्रिप्शन शुड नॉट बी डन अंटिल वी हैव फाउंड द रेमेडी दैट इज सिमिलर टू द होल केस। तो तब तक प्रिस्क्राइब नहीं करना है जब तक हमें पूरे केस से सिमिलर मेडिसिन नहीं मिल जाती। ऑल्दो वन रेमेडी मे बी मोर सिमिलर टू वन पर्टिकुलर ग्रुप। होता क्या है कि जो एक रेमेडी है वो ज़्यादा सिमिलर होती है एक पर्टिकुलर ग्रुप से, होती है ये ऐसा, ठीक है। पर हमें कौन सी देखनी है, हमें होल सिम्टम्स पे, होल इंडिविजुअल पे जो सिमिलर हो वो। आगे देखते हैं। तो हमने देखा था वन जो रेमेडी है वो वन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स से सिमिलर है और अनदर रेमेडी अनदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स से। द हजार्ड प्रिस्क्राइबिंग कॉम्प्लिकेट्स द केस सो मच दैट द केस में कम टू एन स्टेज ऑफ इनक्योरेबल वन। जो हजार्ड है, जब हम केस को प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं ऐसे ही तो उससे जो दिक्कत आती है वो इतनी ज़्यादा आती है कि जो केस है वो इनक्योरेबल हो जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि वाइटल फोर्स की डायनेमिक पॉइजनिंग हो जाती है। हाई पोटेंसी ऑफ अब्यूज ड्रग, अब्यूज ड्रग की हाई पोटेंसी से। अब्यूज ड्रग मतलब जो सिमिलम नहीं है, जो होम्योपैथिक नहीं है। मिक्स्ड मियास्मेटिक डिसीज, मिक्स मियास्मेटिक डिसीज क्या हैं? जैसे सोरा सिफिलिस, इसके बारे में हमने पढ़ा था, सूडो सोरा तो था। सोरा सिफिलिस साइकोसिस और सोरा साइकोसिस, या तो सोरा सिफिलिस हो सकता है या सोरा साइकोसिस हो सकता है, या फिर तीनों हो सकते हैं। तो सोरा सिफिलिस को हमने सूडोसोरा बोला था और ट्यूबरकुलर मियाज बोला था, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। एंटीसोरिक रेमेडी शुड बी गिवन फर्स्ट फॉर द सिम्टम्स ऑफ डेवलप्ड सोरा। एंटीसोरिक रेमेडी हम पहले से किसके लिए देंगे? सोरा के लिए। फिर जब ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलरिटी, मतलब हमें ढूंढनी तब भी सिमिलम है, तो पहले हम सोरिक सिम्टम्स के लिए सिमिलम देंगे। जब सोरिक सिम्टम्स रिमूव हो जाएंगे तो हम एंटीसिफिलिटिक रेमेडी देंगे। जैसे जो भी वेस्ट मर्क्यूरियल प्रिपरेशन से बनी हुई हो हम उसे एडमिनिस्टर कराएंगे, ताकि जो सिम्टम्स हैं, जो एंटीसोरिक ट्रीटमेंट तो हो गया, अब उसका एंटीसिफिलिटिक ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, जिससे फिर हम उसके बाद एंटीसोरिक ट्रीटमेंट करेंगे और क्या होगा? क्योर कंप्लीट हो जाएगा। अब सोरा साइकोसिस है, तो जैसा हमने सोरा सिफिलिस के केस में किया था वैसा ही हम सोरा साइकोसिस के केस में करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर पहले हम एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे। जब सोरिक सिम्टम्स हट जाएंगे, साइकोटिक सिम्टम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, तब हम साइकोटिक एंटीसाइकोटिक रेमेडी देंगे रिमेनिंग साइकोटिक सिम्टम्स के लिए सिम्टम सिमिलरिटी के बेसिस पे। उसके बाद फिर से हम एंटीसोरिक सिम्टम्स देंगे और क्योर कंप्लीट हो जाएगा। पर अब जब तीनों म्याज मिल रहे हैं, सोरा साइकोसिस सिफिलिस, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है ये। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सोरा,
तो सबसे पहले तो एंटीसोरिक देनी है हर एक में। फिर उसके बाद बचा साइकोसिस और सिफिलिस। साइकोसिस और सिफिलिस में से जिसके सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं उसको हम दे देंगे। ऐसा नहीं है कि सोरा के बाद साइकोसिस ही देंगे, सोरा के बाद सिफिलिस भी दे सकते हैं सिम्टम सिमिलरिटी के बेसिस पे। The one of the two miasms, the symptoms of which are at that the most prominent is to be treated by the corresponding anti-miasmic medicine always on the basis of similarity। अब क्या हुआ, 2 मियाज्म बचे, एंटीसोरिक तो हमने दे दी, अब साइकोसिस सिफिलिस बचा। तो उसमें से जिस मियाज्म के सिम्टम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं तो हम उसी के करस्पॉन्डिंग एंटी मियाज्मेटिक मेडिसिन देंगे जो कि सिम्टम सिमिलरिटी के बेसिस पे होगी। फिर क्या है, फिर उसके बाद हमने एंटीसोरिक दी, फिर उस से मान लो हमने एंटीसिफिलिटिक दी, एंटीसिफिलिटिक के बाद फिर हम एंटीसोरिक देंगे, फिर उसके बाद हम एंटीसाइकोटिक देंगे, मतलब जिसके सिम्टम्स बचे। अब सिफिलिस ट्रीट कर दिया तो साइकोसिस बचा तो एंटीसाइकोटिक देंगे। अगर हमने साइकोटिक पहले ट्रीट कर दिया तो सिफिलिटिक बचेगा तो एंटीसिफिलिटिक देंगे। मतलब पहले हमने एंटीसोरिक ट्रीटमेंट दिया, फिर हम जिसके सिम्टम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट थे वो उसकी एंटी मियाज्मेटिक दे दी। अगर साइकोसिस प्रोमिनेंट थे तो एंटीसाइकोटिक, सिफिलिस प्रोमिनेंट थे तो एंटीसिफिलिटिक। फिर उसके बाद हम एंटीसोरिक देंगे क्योंकि कुछ सोरिक सिम्टम्स ऐसे होंगे जो अभी भी बचे होंगे, फिर उनके हिसाब से हम सुटेबल रेमेडी देख के एंटीसोरिक देंगे दूसरी। फिर उसके बाद हम जो बची हुई है साइकोसिस या सिफिलिस में से वो देंगे, यानी एंटीसाइकोटिक या एंटीसिफिलिटिक। लास्टली एंटीसोरिक ट्रीटमेंट। और फिर लास्ट में क्योर कंप्लीट करने के लिए जैसे हम ऊपर वाले दोनों में दे रहे थे वैसे यहाँ भी एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे। तो डिफिकल्ट डिसीज़ 3 थी, वन साइडेड डिसीज़ देख ली, डिसीज़ विद ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स, मिक्स मियाज्मेटिक डिसीज़। ओवरऑल तो हम ये तीनों ही देख चुके हैं पहले लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनक्योरेबल डिसीज़ क्या है। डिफिकल्ट डिसीज़ तो हमने पढ़ ली। इनक्योरेबल डिसीजेज आर ड्रग डिसीजेज, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीजेज और डिसीजेज विद इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो इनक्योरेबल कौन सी हैं, जो आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीज़ बन गई है, मतलब जो ड्रग की वजह से बनी है। दूसरी जो जिनमें इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं, जैसे नेक्रोसिस वगैरह, सेल डेथ की उस पर पहुँच गए, या किडनी का बिल्कुल किडनी में अपॉप्टोसिस हो गई या नेक्रोसिस हो गई, किडनी का साइज़ एकदम श्रिंक हो गया, सूख गई किडनी, तो ऐसी डिसीजेस। या फिर हम कहें कि लिवर का एक पार्ट डिजनरेट हो गया, एक लोब, तो ऐसे वाला। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले है आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीजेस। आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीजेस क्या हैं, ये वो डिसीजेस हैं विच आर प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ वायलेंट हीरोइक डिसिमिलर मेडिसिन। जो प्रोड्यूस किससे होती हैं, वायलेंट हीरोइक डिसिमिलर मेडिसिन के प्रोलॉन्ग यूज से आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होती हैं इन लार्ज एंड एवर इंक्रीजिंग डोज। मान लो आपको एक कोई बीमारी हुई, मान लो कोई भी बीमारी ले लेते हैं, छोटी सी डायरिया हो गया, डायरिया की आपने मेडिसिन ली, आप ठीक हो गए। कोई और सिम्टम निकल के आया, आपने उसकी मेडिसिन ली, फिर आप ठीक हो गए। ऐसे करके आपको एक कोई बीमारी बन गई, कोई ऐसी बीमारी बन गई, मतलब लीवर एनलार्जमेंट होने लगा, लिवर एनलार्जमेंट होने लगा, फिर आपने और दवाई ली और दवाई ली, और आप सिमिलिमम के अलावा, मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, मोसिमिलम नहीं ले रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं, आपको उसकी डोज बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। लिवर का एनलार्जमेंट हो रहा है, अब लिवर फुल्ली लार्ज हो गया, अब वहाँ डिस्ट्रक्शन चालू हो गया, आप अभी भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो लार्ज और एवर इंक्रीजिंग, धीरे धीरे करके डोज बढ़ती जा रही है और आप लेते जा रहे हैं मेडिसिन जो कि वायलेंट हीरोइक डिसिमिलर मेडिसिन है, बहुत डिसिमिलर है। एलोपैथिक ले रहे हैं मान लीजिए आप, या फिर होम्योपैथिक भी ले रहे हैं, तो एकदम डिसिमिलर मेडिसिन ले रहे हैं उठा के कोई भी। उसके प्रोलॉन्ग यूज से क्या होगा, आर्टिफिशियल डिसीज़ बन रही है। पहले क्या था, डायरिया था सिर्फ, अब लीवर इनलार्जमेंट हो गया, तो आर्टिफिशियली डिसीज़ बन रही है ना, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीज़। Even the hazard homeopathic prescription may complicate the case so much the case may come to an incurable stage due to prolonged dynamic poisoning of the vital force by the high potency of abused drug। अब इसमें बताया है कि जो होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन से भी हो सकता है, ये सिर्फ एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन से नहीं, ये होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन से भी हो सकता है। कब, जब जो होम्योपैथिक रेमेडी हम दे रहे हैं वो होम्योपैथिक ना हो। होम्योपैथिक का क्या मतलब है, सिमिलर। अब हम होम्योपैथिक जो दवाइयाँ तो यूज़ कर रहे हैं हम, पर वो मोस्ट सिमिलर नहीं है, वो अपोजिट है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे जो हाई पोटेंसी में हम अब्यूज ड्रग दे रहे हैं जो नॉन होम्योपैथिक हैं, उससे जो वाइटल फोर्स है उसकी पॉइजनिंग हो जाएगी। कैसी पॉइजनिंग, डायनेमिक पॉइजनिंग, और बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से हो रही है, बहुत लंबे समय से। तो इससे क्या होगा कि जो बीमारी थी, जो केस था, वो अब इनक्योरेबल स्टेज पे पहुंच जाएगा। These artificial chronic disease
are of all chronic disease that are most deplorable, the most incurable, these disease are incurable one. और ये सबसे ज़्यादा डिप्लोरेबल, सबसे ज़्यादा इनक्योरेबल होती हैं. क्यों होती हैं? It is apparently impossible to discover or to hit upon any remedies for their cure. अब क्या है, क्योंकि ये ड्रग के अब्यूज़ से हुई हैं, तो एक पीरियड ऐसा आएगा जब हमें लगेगा कि इनक्योरेबल है. अब इनक्योरेबल का क्या मतलब है? इनक्योरेबल का मतलब ये है कि अब ऐसी कोई रेमेडी है ही नहीं है जो इस पर एकदम से मिनिमम मैच कर जाए, जो इसे हिट कर सके कि क्योर की स्टेज तक ला सके. व्हेन दे हैव टू मच प्रोग्रेस, क्योंकि वो अब इस हद तक प्रोग्रेस हो गई हैं. द ग्रॉस इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस एक्ट एज ऑब्स्टेकल टू क्योर. और ये हमने कैंट्स के जब ऑब्जर्वेशंस पढ़े थे 12, तो उनमें भी हमने देखा था कि जो इरिवर्सिबल डिसीज़ होती हैं, जहाँ पर पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, जैसे एक किडनी का फेल हो जाना, एक किडनी ख़राब हो जाना, तो अब हम ठीक तो एक किडनी जो डिस्फंक्शन हो रहा है वही तो ठीक कर सकते हैं, जो ख़राब हो गई है उसे रीजनरेट तो नहीं कर सकते अगर वो डिजनरेट हो गई है. तो अगर इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं तो क्योर में ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है. उस लिमिट तक ही क्योर होगा, फिर एक लिमिट तक ही हम उसे ठीक कर पाएंगे. तो ट्रीटमेंट क्या है? इन क्योर सच अ डिसीज कंडीशन रिक्वायर्स बोथ टाइम एज वेल एज पेशेंस. पहली बात तो हमें बहुत वक्त चाहिए और बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है. इफ़ द वाइटल फोर्स हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन टू मच वीकेंड बाई सम हार्टफुल थेरेपेटिक प्रैक्टिस, दे कैन ओनली बी क्योर्ड बाई वाइटल फोर्स इटसेल्फ. अगर वाइटल फोर्स को बहुत ज़्यादा वीकन नहीं किया गया हार्टफुल थेरेपेटिक प्रैक्टिस से, तो वाइटल फोर्स खुद ब खुद क्योर हो जाता है, प्रोवाइडेड इट इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सेवरल डेज. अगर हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें काफ़ी दिन तक तो. अप्रोप्रिएट मेडिसिनल एड शुड बी गिवन फॉर द एरेडिकेशन ऑफ एनी क्रोनिक मियाज्म इफ़ एनी प्रेजेंट इन द बैकग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स. दूसरा हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई क्रोनिक मियाज्म प्रेजेंट है तो हम उसकी टोटलिटी करके एक मतलब जो भी क्रोनिक मियाज बैकग्राउंड में प्रेजेंट है हम उसकी टोटलिटी करके, सिम्टम्स की टोटलिटी करके एक अप्रोप्रिएट मेडिसिन दे सकते हैं. इफ़ द सिम्टम्स आर एब्सेंट, अगर सिम्टम्स एब्सेंट हैं, द अब्यूज ड्रग कैन बी हाईली पोटेंटाइज. तो जो अब्यूज ड्रग है हाईली पोटेंटाइज एंड गिवन इन हाई पोटेंसी, तो हम उसे बहुत ज़्यादा पोटेंटाइज करके हाई पोटेंसी में दे सकते हैं टू रिमूव द बैड इफेक्ट ऑफ अब्यूज ड्रग. उसी ड्रग के जो भी ड्रग है अब्यूज ड्रग, उसके बैड इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हम उसे पोटेंटाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा हाईली पोटेंटाइज करेंगे और उसे हाई पोटेंसी में उसे ही दे सकते हैं अगर सिम्टम्स एब्सेंट हैं तो. ठीक है, इसके अलावा और क्या है? तो ये तो ट्रीटमेंट हमने देख लिया कि अगर क्रोनिक आर्टिफिशियल है तो. अब अगर डिसीज़ इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कैसी होगी, क्या होगी. अब इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा? पैलिएटिव ट्रीटमेंट विद द लो पोटेंसी ऑफ द इंडिकेटेड ड्रग शुड बी रिसोर्टेड. अब हम क्या करेंगे? हमारे पास एक ही चारा बचा है कि हम उसे पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे दें. द रेमेडी दैट इज़ मोस्ट सिमिलर टू द पेनफुल ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विल गिव द मोस्ट रिलीफ. जो भी पेनफुल ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं उससे जो भी मोस्ट सिमिलर रेमेडी जो भी आ रही है वो हम प्रिस्क्राइब कर देंगे ताकि आराम लगे. मास्टर कैंट सेज द फिजिशियन हु अप्लाइज द सिंगल रेमेडी इन पोटेंटाइज फॉर्म अंडर द लॉ ऑफ क्योर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विल इजीली बी कन्विंस्ड दैट देयर इज नो अदर वे ऑफ पैलिएशन दैट होल्ड आउट एनी परमानेंट होप ऑफ द पेशेंट. फिर मास्टर कैंट क्या कहते हैं कि जो फिजिशियन है जो एक सिंगल रेमेडी अप्लाई कर रहा है पोटेंटाइज फॉर्म में अंडर लॉ ऑफ क्योर के फॉर्म में फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विल इजीली बी कन्विंस्ड, वो आसानी से कन्विंस हो जाएगा दैट देयर इज़ नो अदर वे ऑफ पैलिएशन, कि और कोई तरीका नहीं है पैलिएशन का, दैट होल्ड आउट एनी परमानेंट होप फॉर द पेशेंट, जिससे पेशेंट के अंदर एक होप लाई जा सके. तो जो डिसीज़ इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस जहाँ हो गए हैं वहाँ सिर्फ एक ही होप रहती है, क्या? कि हम उसे पैलिएट कर दें. तो इनक्योरेबल डिसीज़ हमने दो पढ़ी, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीज़ और डिसीजेज विद इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस, और उनका ट्रीटमेंट देख लिया. तो ये था हमारा डिफ़िकल्ट डिसीज़ और इनक्योरेबल डिसीज़ का लेक्चर. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.